आप सभी विद्यार्थियों को प्रेम भरा नमस्कार। दिन सोमवार 24 जनवरी 2022। मैं ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है, निर्मला पुतुल के द्वारा जो रचित रचना आपके पाठ्यक्रम में है, आओ मिलकर बचाएं। इसमें से हम 3 या 4 पद कर चुके हैं, 3 पद कर चुके हैं और चौथे पद की व्याख्या देखिएगा आप। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो मुट्ठी भर का मतलब होता है थोड़ा सा। खिलखिलाहट, खिलखिलाहट का मतलब होता है मुस्कुराहट। एकांत, एकांत का मतलब होता है अकेलापन या एकांत, शांत जो जगह होती है उसको एकांत बोलते हैं। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने परिवेश को शहरों की संस्कृति से बचाने की वकालत की है और इस तरह से कवित्री झारखंड के जनजीवन के स्वाभाविक सुख दुख को बनाए रखने का वहां के निवासियों से आग्रह करते हुए कहती है। क्या कहती है कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। कवित्री यही चाहती है कि हमारे जनजीवन में फिर से नाच गान का जो खुशी भरा जो वातावरण है वो फिर से छा जाए। यानी कि एक तरह से जो कवित्री को लगता था कि उनका जो जीवन है, उनके जीवन में जो नाच गान है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो इस तरह से कवित्री के मन की इच्छा है कि ये जो नाचना है, ये जो गाना गीत संगीत है, ऐसा उल्लास में जो वातावरण है, ऐसा उल्लासमय वातावरण फिर से जीवित हो, फिर से शुरू हो वहां के निवासियों में, वहां के क्षेत्रवासियों में। ठीक है, तो आगे देखिए। और इस तरह से नाचने के लिए खुले आंगन की आवश्यकता होगी और वहां दिन प्रतिदिन गीत गाए जाते रहेंगे। जो दिन प्रतिदिन है गीत भी गाए जाएंगे। ठीक है, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान। और इस तरह से हमारे जीवन में हंसी भी हो, मुस्कुराहट भी हो। ठीक है, यानी कि खिलखिलाहट भी बरकरार रहे। ठीक है भाई। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत है, और रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी मिलता रहे। और बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस तरह से बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिले, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो जाए, और बड़े बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके। ये कवित्री की मन की इच्छा है और ये ऐसा कवित्री वहां के निवासियों से आग्रह करती है। ठीक है, तो ये इस पद की व्याख्या थी। अब इसमें विशेष देखिएगा। विशेष के तौर पर सर्वप्रथम कवित्री लोक जीवन की सहजता को बरकरार रखना चाहती है, चाहे वो नृत्य के रूप में, चाहे वो गान के रूप में हो, चाहे वो हंसी के रूप में हो, चाहे वो खिलखिलाहट के रूप में हो, चाहे वो दुख के रूप में हो, या फिर खेल कूद के प्रति हो। सब में वो क्या चाहती है, एक तरह से शांत माहौल बरकरार रखना चाहती है। ठीक है, जो बादशाली है, बादशाली सहज है, न इसमें तुकों का प्रयोग है, न आग्रह, न छंदबद्ध है, न संगीत है, न लय है। फिर भी इसमें एक आकर्षण शक्ति छिपी हुई है। और इस तरह से कवित्री ने एक एक वाक्यांश में पूरा बिंब और दृश्य बिंब का प्रयोग किया। ठीक है,
अभिव्यक्ति है जो अभिव्यक्ति प्रवाहमयी है, क्योंकि लोक प्रचलित शब्दों का कवित्री ने अधिक प्रयोग किया है। और हरि हरि में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार विद्यमान है। मुट्ठी भर एकांत, थोड़े से एकांत के लिए, थोड़ी सी खुली जगह के लिए, थोड़ी सी शांत जगह के लिए कवित्री ने मुट्ठी भर एकांत शब्द का प्रयोग किया है। जो रस की अगर बात करें तो शांत रस परिपाक है, शांत रस की प्रधानता है, शांत रस विद्यमान है इन पंक्तियों में। अगर गुणों की बात करें तो 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो इन पंक्तियों में प्रसाद गुण की प्रधानता है, ठीक है। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां प्रसाद गुण से युक्त है। और छंद मुक्त कविता की रचना, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, क्योंकि न तुकों की बात है, न आग्रह की, न छंद की, न लय की, न संगीत की, ठीक है। इस प्रकार से छंद मुक्त कविता है ये। और इसमें अलंकार मैंने आपको बता दिया, और अनुप्रास अलंकार की छटा तो आपको देखने को मिलती है। अनुप्रास तो अधिकतर आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये आप सबको पता ही, अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति से, और ये आपको पता भी है, ठीक है। ये तो आप भलीभांति पूर्वक इसमें से निकाल भी सकते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पद है, पद का ये विशेष है, इस पद का विशेष है। अगर बात करें प्रश्नों से संबंधित, तो 3-4 प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण बन जाएंगे इस पद से। सर्वप्रथम तो यही बनेगा कि कवित्री ने किस प्रकार, इस पद में किस प्रकार की चिंता व्यक्त की है। कवित्री ने आज के वातावरण पर, इस पद में आज के वातावरण पर चिंता प्रकट की है। फिर अगर बात करें आगे कि झारखंड के जनजीवन की स्वाभाविक विशेषताओं के बारे में क्या बताया कवित्री ने, तो झारखंड के जनजीवन में के विषय में, वहाँ की स्वाभाविक विशेषताओं के बारे में कवित्री ने यही बताया कि वहाँ के जनजीवन में नाच गाना और हंसी खेल का स्थान रहना चाहिए, बरकरार होना चाहिए। और यहाँ के लोग मिलजुल कर खूब नाचते भी है, गाते भी है, हंसते भी है, और खुलकर इस तरह से खिलखिलाते भी हैं, रोते भी हैं, तो खुलकर दुख भी प्रकट करते हैं। और यही यही जो उनकी जीवन शैली है वहाँ के निवासियों की, ठीक है, झारखंड के निवासियों की। आगे बढ़ेंगे। हंसने और गाने को लेकर कवित्री क्या प्रकट करना चाहती है। कवित्री यही बताना चाहती है कि झारखंड में अभी भी स्वाभाविक हंसी और रुदन बचे हुए हैं, और यहाँ के लोग अभी अन्य शहरों की तरह संवेदन शून्य नहीं बने हैं। वे खुलकर सुख दुख भी भलीभांति पूर्वक प्रकट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्राकृतिक परिवेश के विषय में आप क्या बताओगे। झारखंड का जो प्राकृतिक वातावरण है वो बिल्कुल खुला है, हरा भरा है, सुशांत है, और यहाँ के बच्चे खुले मैदानों में खेलने के भरपूर आनंद भी उठाते हैं। और इस तरह से पशुओं के लिए हरी 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 घास भी उपलब्ध है। और जो बूढ़े लोग पहाड़ों पर शांतिपूर्वक अपना जीवन जीते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया, क्योंकि आदिवासी समाज द्वारा तीर, धनुष, कुल्हाड़ी का प्रयोग, परंपरागत शिकार करना, लोगों का अशिक्षित होना, जागरूकता की कमी आदि सब उनकी उन्नति के मार्ग में एक तरह से बाधा बनते हैं, जो बुराइयां भी कही जा सकती है। एक तरह से इन सभी को बुराइयां भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह अगर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, उनके तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, ठीक है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तो ये उनके उन्नति में एक तरह से रुकावट है, बाधा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5वें पद की ओर। और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद,
थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास। अब देखिए जो कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। अविश्वास, दूसरों पर विश्वास न करना, भरोसा न करना, उम्मीद, आशा, दौर, जमाना या समय, और सपने, इच्छाएं या कामनाएं। तो कवित्री ने फिर से इसमें उन्होंने अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने की एक तरह से वकालत की है। कवित्री लोक जीवन में मिलने वाली आपसी विश्वास और आशाओं को भी बचाने का आग्रह करते हुए देखी गई है इस काव्यांश में, इन पंक्तियों में। ठीक है, तो देखिए क्या कहती है कवित्री इस पद्यांश के माध्यम से। आओ इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाए। कवित्री का ऐसा मानना है, कवित्री का ऐसा मानना है कि आज चारों ओर आपसी संदेह का जो वातावरण है वो चारों ओर छा गया है। हम एक दूसरे पर जो संदेह है अति शीघ्रता से कर लेते हैं। एक दूसरे को हम क्या करते हैं, एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसे वातावरण में आपसी जो विश्वास को बनाए रखना बहुत ही जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना। और इस तरह से थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, और अपने सपनों को और अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को भी जीवित रखना बहुत जरूरी है। ये सपने, ये आशाएं, ये विश्वास लोक जीवन में ही प्राप्त हो सकती है, लोक जीवन से ही मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे। आओ कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। और इस तरह से कवित्री अपने पाठकों को प्रेरित करते हुए कहती है, बताती है कि आओ हम सब मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बरकरार रखें, जिंदा रखें। इन पर शहरी अपसंस्कृति का प्रभाव न पड़ने दे, और जो निराश और अविश्वास के युग में भी ये जो भावनाएं हैं, इस प्रकार की भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं है। एक आपने 8th क्लास में, एक 8th में है या 7th में, अब क्या निराशा हुआ जाए, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध के तौर पे है, आपने अध्ययन किया भी होगा। उसमें भी किस तरह से वो क्या नाम है, जो टिकट बाबू है, टिकट बाबू ने लेखक के जो पैसे हैं वहां पे गिर गए थे, और फिर वो वापिस किए। और फिर जो बस कंडक्टर है, बस कंडक्टर किस तरह से यात्रियों के बच्चों के लिए जो पानी की व्यवस्था करता है, दूध की व्यवस्था करता है। तो वही बात इन पंक्तियों में उभर कर आती है, ऐसी बातें। क्योंकि आज भी ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं विश्वास के, आज भी हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, आज भी हम एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, आज भी हम अपने सपनों में खोए रहते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं, अपने लक्ष्य से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, अपने समाज से संबंधित, अपने देश से संबंधित, पूरे विश्व से संबंधित। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस प्रकार की जो भावनाएं मन में उत्पन्न होती रहती हैं, ये भावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, मरी नहीं हैं। हमें इन्हें बचा कर रखना होगा, और अभी भी समय है, और समय रहते हुए इन्हें बचा लेना ही हमारे लिए हमारे लिए एक तरह से फायदेमंद होगा। ठीक है भाई। अगर इसका आधार में एक तरह से फिर से अगर आपको बताना चाहें, तो कवित्री का ऐसा मानना है
कि आज का जो जमाना, पूरे पद की व्याख्या कर देते हैं, एक बार पुनः देख लीजिएगा कि आज का जमाना बहुत कुछ, आज का जमाना कुछ ऐसा बन चुका है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करता रहता है। हर कोई संदेह के घेरे में गिरा हुआ दिखाई देता है, और कोई भी स्थिति हो इस प्रकार से उसमें हम एक दूसरे को संदेह के घेरे में देखते रहते हैं। और यहाँ कवित्री ने आदिवासी समाज की सहायता हेतु जो कोई भी अगर आगे आता है उसके लिए, उनके लिए, किन के लिए, आदिवासी समाज के लिए, तो उनके लिए कवित्री ने आग्रह भी किया है कि इस प्रकार की समाज की हमें सहायता भी करनी चाहिए। और इसका प्रमुख कारण आज के युग में फैली संदेह और अविश्वास की भावना भी है। अविश्वास की भावना भी बन जाती है और विश्वास की भावना भी बन जाती है। इस प्रकार के अगर हम आज भी अगर भारत देश में आप देखते भी हो, जब कभी भी कोई कहीं पर मान लो अकाल पड़ जाता है, बाढ़ भेजते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष, ठीक है। ये इस प्रकार की ये जो योजनाएं भी चलती हैं, और इस प्रकार से लोगों की जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं भी देखने को मिलती हैं एक दूसरे के प्रति, अनजान व्यक्तियों के प्रति, अनजान क्षेत्र के प्रति, ठीक है। आज भी ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई। तो ये जो बातें हैं ये यही है कि कवित्री यही कहना चाहती है कि विनाश की ओर बढ़ती हमारी जो एक तरह से ये धन दौलत है, इस धन दौलत से मतलब यही है, ये जो विश्वास है, जो उम्मीद है, जो सपने हैं, जो ये उन्हों को काटा जाता है, ये धन दौलत है वास्तव में, ठीक है। तो हमारी इस संपदा को हमारे प्रयासों की आवश्यकता है, और इस प्रकार से हम सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इस प्राकृतिक संपदा को और इस समाज को, ये जो अपसंस्कृति है, इस अपसंस्कृति से, विदेशी जो संस्कृति है उस विदेशी संस्कृति से एक तरह से बचा कर रखे, ठीक है भाई। तो ये व्याख्या थी इस पद्यांश की। विशेष पर अगर नजर डालें तो कवित्री लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बरकरार रखने के लिए प्रेरणा देती है कि वह शहरी संस्कृति के कारण उपजे क्योंकि जो हमारे मन में, यानी कि हमारे से मतलब है झारखंड वासियों के और समस्त भारतवासियों के, कि हमारे मन में जो अविश्वास पैदा होता है, तो वो उस अविश्वास पैदा होने का जो कारण माना गया है कवित्री के अनुसार वो क्या है, वो शहरी अपसंस्कृति है। शहरी संस्कृति के कारण से ही हमारे मन में अविश्वास पैदा होता है, और जो वातावरण है, जो माहौल है, वो बिगड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आओ मिलकर बचाए में एक तरह से कवित्री ने खुला आह्वान किया है, और थोड़ा सा थोड़े से की आवृत्ति से अभिव्यक्ति मनोरम बन जाती है। इसमें इससे कथन में लय और प्रवाह का समावेश हो जाता है, और भाषा में उर्दू, यानी कि उम्मीद, उम्मीद जो शब्द है ये उर्दू शब्द है, संस्कृत, विश्वास, तद्भव, सपने, इस प्रकार के शब्दों का भी, यानी कि उर्दू, संस्कृत, तद्भव शब्दों का भी एक तरह से अद्भुत संगम किया है कवित्री ने। और इस पद्यांश में न ये पद्यांश छंदों से बंधा हुआ है, न तुकों में है, न संगीत, न लय है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। ये एक कथन शैली में ये काव्या, ये जो पंक्तियां ये हैं लिखी गई हैं, ठीक है। और अगर गुणों की बात करें तो गुणों में, इसमें आप गुणों में वही बात आ जाएगी बार बार। तो इसमें शांत रस है, शांत रस की ये प्रधानता, और गुणों की अगर बात करें रसों में तो शांत रस विद्यमान है, और गुणों की बात करें तो प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, और प्रसाद गुण है इसमें विद्यमान है। और कवित्री ने यहाँ पर पाठकों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया एक तरह से। और ये जो है आपकी कविता है ये समाप्त हो जाती है। अगर इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण इस पद्यांश से प्रश्न
देखें तो वो देखिएगा। सबसे पहले जो कवित्री है, कवित्री आज के युग को कैसा मानती है? तो कवित्री आज के युग को अविश्वास से भरा हुआ मानती है। लोग अपनी आशाएं, कल्पनाएं और सपनों को एक तरह से खोते जा रहे हैं और उनकी नजरों में सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कवित्री बचाने क्या कुछ बचाना चाहती है? कवित्री मनुष्य जीवन के बीच घटता हुआ जो विश्वास है, जो उम्मीदें हैं, जो आस्थाएं है, जो सपने हैं, उन सभी को कवित्री बचाकर सुरक्षित रखना चाहती है। आगे बढ़ेंगे कि कवित्री आशावादी है या निराशावादी है इस समस्त कविता को पढ़कर। तो जो कवित्री है निर्मला जी, वो आशावादी है और निराशा और अविश्वास के युग में आस्था और सपनों को वो जीवित रखने की उसके अंदर एक उम्मीद है, इच्छा है, तभी तो वो ये बात बोलती है, ये पंक्तियां कहती है, बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवित्री मानव से क्या प्रेरणा का आग्रह करती है? कवित्री मानव से मिलजुल कर प्रयास करने का आग्रह करती है। और कवित्री क्या बचाना चाहती है? बार बार यही बात आती है, कवित्री अविश्वास को बचाना चाहती है। जो एक दूसरे में हम एक दूसरे को शक के दायरे से देखते रहते हैं, शक की दृष्टि से देखते रहते हैं, इस चीज को कवित्री बचाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक दूसरे को शक की नजरों से न देखें। ठीक है, तो ये जो कविता है ये आपकी समाप्त हो जाती है और आप इसमें जो आपके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं ये आप इसमें देख लेना, पढ़ लेना, इन्हें लिख लेना। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अविश्वास भरे दौर में से कवित्री का कहने का मतलब क्या है? इससे कैसे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है? कवित्री का ऐसा मानना है कि आज का जो दौर है, आज का जो जमाना है, वो कुछ ऐसा बन गया है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करता है। हर कोई संदेह के घेरे में गिरा हुआ दिखाई देता है। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी विस्थापित हो रहे आदिवासी समाज की सहायता हेतु आगे नहीं आते और इसका प्रमुख कारण आज के युग में फैली संदेह और अविश्वास की भावना है। कवित्री यही आग्रह करती है कि चलो हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि मिटते हुए इस विश्वास को बचाएं और इस तरह से आदिवासी समाज की आशा की किरण को भी फिर से थोड़ी आशा, उम्मीद की किरण उन्हें एक तरह से फिर से प्राप्त हो जाएगी और उनके थोड़े से सपनों को बचाने की कोशिश भी करें और हम सब अपने प्रयासों से उनके मिटते हुए अस्तित्व को भी बचा सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से इस कविता का संदेह भी है। इस कविता के माध्यम से ही यही इस कविता का उद्देश्य है। ठीक है भाई, तो अब आप में से